जय हिंद। इस क्लास में हम आगामी परीक्षाओं में आने वाले या संभावित प्रश्नों के लिए एनसीईआरटी सार संग्रह के बायोलॉजी का पाचन तंत्र चैप्टर पढ़ेंगे। फाइनली इस क्लास में हम पाचन तंत्र चैप्टर को पढ़ेंगे। इसको हम दो बुक एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर और एनसीईआरटी प्रश्न संग्रह का जितने भी प्रश्न बने हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, इस टॉपिक में हम इस क्लास में हम इन सभी को पढ़ेंगे। इस टॉपिक से बनने वाले सभी वन लाइनर फैक्ट और सभी प्रश्नों को। तो पूरा क्लास आप ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाचन से बनने वाले सभी वन लाइनर फैक्ट को देखेंगे तथा उसके बाद पाचन से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो आप क्लास थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, अर्थात लार जो है स्टार्च का पाचन करता है। जो स्टार्च है वो जैसे ही हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसमें हम लोग मुंह में ही लार मिलता है और यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम जो है यह लीवर द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा? लाइपेज जो है लीवर के द्वारा स्रावित होता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि लाइपेज किसका पाचन करता है? तो लाइपेज वसन का पाचन करता है। किसका? वसा का। लाइपेज को एल से लिखा जाता है, LIPAZD। तो एल फॉर लाइपेज, एल फॉर लिक्विड, एल से वसा जो है लिक्विड फॉर्म में ही होता है, इसलिए इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि लाइपेज किसको? लिक्विड को या वसा को पचाता है। ये याद करने का ट्रिक हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है यह स्रावित किस अंग से होता है? तो एक यकृत या लीवर से स्रावित होता है लाइपेज। अगला फैक्ट है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात वसीय अम्ल और गिल्सरॉल प्राप्त होता है। कौन सा? वसीय अम्ल और गिल्सरॉल। अगला फैक्ट है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन। कौन सा? सिक्रेटिन छोटी आंत से स्रावित होता है। अगला फैक्ट है, पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। कहाँ पे? पित्ताशय में। पित्त का संचयन पित्ताशय में। अगला फैक्ट है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। पित्त, जिसे अंग्रेजी में हम बाइल कहते हैं, इसका निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़ करके इसे पाचन में सहायता करता है, ठीक है। अगला फैक्ट है, किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? अर्थात प्रोटीन का पाचन जो है पूरा कहाँ होता है? तो वो होता है आंत में। कहाँ पे? आंत में जो है प्रोटीन का पाचन पूरा होता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ हो सकता है कन्फ्यूज करें कि कौन कौन से हार्मोन्स के कारण पाचन होता है या स्रावी ग्रंथियों के कारण। तो ध्यान से रखना है आपको, उसे हम एक इकट्ठे ही एक जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड्स या जो हार्मोन है, उनका अलग चैप्टर जो बनाए हुए हैं उसमें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन कौन सा हार्मोन का कहाँ उपयोग होता है, यहाँ हम लोग सिर्फ पाचन संबंधी पढ़ेंगे, ठीक है। अगला है, अमाशय की भीति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अमाशय की भीति से गैस्ट्रीन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? गैस्ट्रीन हार्मोन, ठीक है, याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। अगला फैक्ट है, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो ध्यान रखना है कि लार का जो टाइलिन एंजाइम है यह हल्के अम्लीय माध्यम में ही क्रियाशील होता है। न तो ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए, न ही क्षारीय होना चाहिए, बहुत ही हल्के, मतलब कि मीडियम एसिडिक मीडियम में ही ये क्या करता है, टाइलिन एंजाइम कार्य करता है या क्रियाशील होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो अमाशय अर्थात पेट की जो दीवार है, इनका फैलना और सिकुड़ना क्रमाकुंचन कहलाता है। क्या? क्रमाकुंचन, क्रमांकुंचन, ठीक है। यह ध्यान रखना है आपको कि अमाशय की दीवार का फैलना और सिकुड़ना या पेशीय संकुचन जो है वह क्रमाकुंचन कहलाता है, जो कि पाचन में सहायता करता है। अगला फैक्ट है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पाचन तंत्र के पित्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। किस में? पित्त में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा।
पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो पित्त में। अगला फैक्ट है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन का। यह बीपीएससी के द्वारा डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसमें? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला फैक्ट है अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो अमाशय में भोजन के जीवाणु को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है वही नष्ट कर देता है। अगला फैक्ट है मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो मानव शरीर की बड़ी आंत में कृमि रूप परिशेषिका अर्थात वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो ये जो अपेंडिक्स है वो बड़ी आंत में पाया जाता है। अगला फैक्ट है मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो मानव शरीर का यह अंग यकृत होता है। कौन? यकृत। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है अर्थात कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण करने का कार्य यकृत अर्थात लीवर करता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो एक स्तनधारी में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होती है। कौन सी? यकृत या लीवर होता है। तो याद ध्यान रखिएगा, यह स्तनधारी में पूछा है कि एक स्तनधारी में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है? तो यकृत होती है। अगला फैक्ट है अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन थी? तो यकृत थी। अगला फैक्ट है लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.8 6.8 होता है लार का पीएच मान। वहीं ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, लार जो है वो क्या हो गया? देखिए 6.1 है तो अम्लीय हो गया, ब्लड 7.4 होता है इसलिए यह क्षारीय हो गया। अगला फैक्ट है पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से यकृत अंग प्रभावित होता है। यकृत अर्थात लीवर प्रभावित होता है। किससे? पीलिया से। इसे जॉन्डिस भी कहा जाता है। तो इसी जॉन्डिस के कारण कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत या लीवर। अगला है पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज के रूप में होता है अर्थात स्टार्च आहार नाल में अंतिम रूप से ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज लीवर द्वारा इसे ग्लाइकोजन में बदल करके बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है। अगला फैक्ट है कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अर्थात मछली के तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अग्नाशय में उपस्थित होती है। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अग्नाशय अर्थात पैनक्रियाज में उपस्थित होती है। अगला फैक्ट है मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रवण होता है? तो मानव शरीर में ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर में एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा फंस गया था। चलिए कोई अगला फैक्ट देखते हैं। मानव शरीर के किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रवण होता है? अर्थात वह मानव शरीर का कौन सा अंग है जो हार्मोन और पाचक एंजाइम दोनों का श्रवण करता है? तो वो है अग्नाशय। कौन सा? अग्नाशय। अगला फैक्ट है जठर ग्रंथियाँ अर्थात गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस अंग में पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ या गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो अमाशय में पाए जाते हैं और यहीं से जठर रस स्रावित होता है। ध्यान रखना है, जठर ग्रंथियाँ अमाशय में पाई जाती है। अगला फैक्ट है यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है? तो यकृत द्वारा फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण व संग्रहण किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जो यकृत हमारा लीवर है इसके द्वारा फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संश्लेषण भी किया जाता है और संग्रहण भी किया जाता है। अगला फैक्ट है यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ, यकृत में उपस्थित वो कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपेरिन। कौन सा? हिपेरिन यकृत में उपस्थित वह पदार्थ है
जो मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपेरिन ही वो पदार्थ है जो मानव शरीर के रक्त को जमने से बचाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है हिपेरिन। अगला फैक्ट है, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। तो अगर आप लंबे समय तक उपवास रखते हैं तो शरीर का वृक्क या किडनी जो है प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला अंग पूछा है तो वृक्क या किडनी। वहीं अगर पूछता है कि शराब पीने पर या नशा करने पर या जहर खाने पर शरीर का कौन सा सबसे ज़्यादा अंग प्रभावित होता है तो वो यकृत हो जाता है। कौन सा? यकृत या लीवर हो जाता है। ठीक है, अगला फैक्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होता है। ध्यान रखिएगा, छोटी जो आंत है यह कहने में छोटी है लेकिन सबसे लंबी होती है। एक होता है छोटी आंत, एक होता है बड़ी आंत। तो छोटी आंत लंबी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पाचन का सबसे जो अधिकांश भाग है वह छोटी आंत में ही होता है। अगला फैक्ट है, मानव शरीर में छोटी आंत होती है। तो मानव शरीर में जो छोटी आंत है वो अवशोषण के लिए होती है। ठीक है, अवशोषण, पाचन और अवशोषण के लिए छोटी आंत होती है मानव शरीर में। हालांकि ये बात में हमको डाउट है क्योंकि जो छोटी आंत है ये इसमें पाचन होता है, इसमें अवशोषण जो दिया है ये अवशोषण का काम छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन के अनुसार आपको जाना है कि अगर पूछता है छोटी आंत का काम क्या है तो पाचन भी होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग तो छोटी आंत में होता है और अवशोषण भी होता है, लेकिन जो बड़ी आंत है उसमें सिर्फ अवशोषण होता है। तो यहाँ अगर सिर्फ अवशोषण पूछेगा तो बड़ी आंत हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगला फैक्ट देख लेते हैं। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने के पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। तो शिशु के जन्म के 6 माह बाद ही उसका दांत निकलना शुरू होता है। अगला फैक्ट है, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया अलग किया जाता है। तो रक्त से यूरिया को अलग करने का काम वृक्क या किडनी का है। किडनी रक्त से यूरिया को अलग करने का काम करता है। ठीक है, अगला फैक्ट है, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होती है। तो इंसुलिन में जिंक धातु अर्थात जस्ता धातु पाई जाती है। इसलिए इंसुलिन वाले बीमारी को जो इनको मधुमेह हुआ रहता है उनके लिए इंसुलिन का टीका लगता है और उसके साथ साथ उन्हें जस्ते या जिंक की गोली खानी होती है। तो ध्यान रखना है कि इंसुलिन किस बीमारी में उपयोग की जाने वाली हार्मोन है, या इंसुलिन के बारे में पूछ सकता है कि इंसुलिन किस में यूज किया जाता है। साथ ही साथ मधुमेह ऐसे भी पूछ सकता है कि मधुमेह वाले रोगियों को किसका टीका लगाया जाता है। तो इंसुलिन का, और ये इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है तो जस्ता या जिंक। तो इंसुलिन में जिंक धातु या जस्ता धातु पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह दांत से संबंधित है, हालांकि ये दांत चैप्टर में आपको हम पढ़ाएंगे, फिर भी यहाँ देख लीजिए। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। मानव शिशु में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसीजर दांत निकलता है। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। जब हम दांत पढ़ाएंगे तो वहाँ आप और अच्छे से पढ़ पाइएगा कि दांत के लिए जो है पूरा फॉर्मूला होता है IC, PM और M। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर और मोलर, ये कैसे इसका फॉर्मूला होता है 21 और 23, 2 1 2 3, अर्थात इंसीजर का 2, केनाइन का 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। तो इस तरह से दांत का यह फॉर्मूला होता है और यह 4 भागों में होता है। मतलब कि मैंने जैसे कि आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये हमारा हो गया मुंह। ठीक है, तो ये नीचे वाला हो गया, इसको आप ऐसे बांट दीजिए। तो 2 दांत इधर से IC, PM, M। ठीक है, फिर यहाँ भी IC, PM और M। तो कितने हो गए यहाँ से देखिए, इसका फॉर्मूला क्या क्या हमने बताया था कि 21 और 30, 2 1 2 3, और फिर उतना ही नीचे भी होगा, उतना ही यहाँ भी नीचे होगा। तो इस तरह से दांत का फॉर्मूला हम दांत चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। यहाँ जो हमने अभी पढ़ा वो वन लाइनर फैक्ट पढ़ा किस चैप्टर का, तो पाचन तंत्र का। अब NCERT के दूसरा जो प्रश्न संग्रह है वहाँ से हम पाचन के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो पूरा क्लास आप जरूर देखिएगा, यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम में NCERT से प्रश्न आते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए अब प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। NCERT सार संग्रह के प्रश्न संग्रह में जो पहला प्रश्न है वो है, पाचन एवं पाचन तंत्र से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। तो इन सबको फैक्ट को आपको पढ़ना है लाइन को और बताना है कौन सा असत्य है। पहला है, ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के जटिल मिश्रण के रूप में होता है। तो ग्रहण किया गया भोजन ग्लूकोज, प्रोटीन, अमीनो अम्ल इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा।
बी देखते हैं, पाचन ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ को सरल एवं घुलनशील अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। एकदम सही है। पाचन में हम जो भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया है उसको तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नल तथा पाचन ग्रंथियां शामिल रहती है, ये भी सही है। भोजन का अधिकांश पाचन एवं पचे हुए भोज्य पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें सिर्फ ए गलत है, बाकी सब सही है। इसकी व्याख्या भी चाहें तो आप देख सकते हैं, व्याख्या दिया हुआ है। कथन ये असत्य है क्योंकि ग्रहण किया गया भोजन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के बड़े एवं जटिल अणुओं के रूप में होता है। इसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं एवं एंजाइमों की सहायता से ग्लूकोज, वसीय अम्ल तथा अमीनो अम्ल के छोटे एवं सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हम जो ग्रहण करते हैं उसमें बोला है कि क्या क्या होता है, तो उसमें देखिएगा तो प्रोटीन होता है, लेकिन अमीनो अम्ल बॉडी में जाकर के टूटता है। स्टार्टिंग में हम लोग अमीनो अम्ल खाते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। पाचक एंजाइमों एवं उनसे संबंधित अंगों का गलत समूह कौन सा है? तो टाइलिन, ध्यान रखना है, पहला है टाइलिन, पेप्सिन, माल्टेज और ट्रिप्सिन। ये बताना है कि ये जो कहाँ से आता है। तो टाइलिन जो है लार से आता है, कहाँ से? लार से आता है, ठीक है। और ये जो हमारा और कौन सा है? तो टाइलिन लार ग्रंथि से आता है, तो ये सही है। पेप्सिन जो है अमाशय से आता है, कहाँ से? अमाशय से। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन तीनों अमाशय से आता है। माल्टेज जो है बड़ी आंत से स्रावित होता है। ट्रिप्सिनोज यह पित्ताशय से स्रावित होता है, यह बिल्कुल गलत है, अर्थात डी गलत है। ऑप्शन यहाँ डी आंसर भी आप देख सकते हैं। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ। ट्रिप्सिनोज जो है यह एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है, अर्थात ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजिन नामक एंजाइम अग्नाशय से स्रावित होता है। एंजाइम वस्तु प्रोटीन होते हैं जो जैव उत्प्रेरक बायो कैटालिस्ट के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तथा उनकी गति बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने का काम जाइमेज का है। जाइमेज ग्लूकोज को इथेनॉल में चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ इस इक्वेशन भी दिया गया है कि जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज शर्करा के इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में किण्वन को प्रेरित करता है। तो ये है ग्लूकोज C6H12O6। जाइमेज की उपस्थिति में ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बीपीएससी में भी और बीएसएससी में भी पूछा हुआ है कि ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। तो ये काम किसका है? जाइमेज का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाचक एंजाइम नहीं है? तो ये ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन पाचक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, लेकिन गैस्ट्रिन नहीं है। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए हम इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है कि गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं बल्कि हार्मोन है जो अमाशय तथा ग्रहणी से स्रावित होता है। शेष सभी विकल्प एंजाइम है। ट्रिप्सिन अग्नाशय से स्रावित होता है तथा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। एमाइलेज लार ग्रंथि तथा अग्नाशय से स्रावित होता है तथा मंड को शर्करा में तोड़ता है। लाइपेज अग्नाशय से स्रावित होता है तथा खाद्य वसाओं के अर्थात लिपिड को वसीय अम्ल या मोनोग्लिसराइड में तोड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज किसको पचाता है? तो ये ध्यान रखें, एमाइलेज शर्करा या मंड को पचाता है, जबकि या स्टार्च को पचाता है, तब जबकि लाइपेज लिक्विड या ये वसा को पचाता है। तो ये तीनों हो गया, कौन कौन सा? लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसको पचाया? तो वसा को। एमाइलेज किसको पचाया? तो स्टार्च को। ट्रिप्सिन प्रोटीन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है। चलिए अगला इसका फैक्ट भी देख सकते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तथा सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। इसका भार लगभग 1.5 kg होता है तथा आकार लगभग 16 सेंटीमीटर होता है। यकृत एक पाचक ग्रंथि है जिसमें पित्तरस बाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जो भविष्य के उपयोग के लिए यकृत तथा पेशियों में संचित हो जाते हैं। यकृत जो है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के द्वारा जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाता है उनको ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, और ये काम कौन करता है? यकृत। अगला जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, पित्त रस का संचय किसमें होता है? तो पित्ताशय में। पित्त रस पीले हरे अथवा
पीले भूरे रंग का क्षारीय तरल होता है जिसका निर्माण यकृत में होता है, परंतु इसका संचयन पित्ताशय में होता है। जब पित्ताशय में पथरी हो जाती है अर्थात स्टोन हो जाता है तो वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या होने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पदार्थ एवं उनके वर्ग का सही सुमेलन नहीं है। तो ये बताना है कि इनमें कौन सही नहीं है। पेप्सिन क्या बचाता है? तो पेप्सिन मैंने अभी आपको बताया, देखिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है, ट्रिप्सिन ऑयली को, तो ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिप्सिन किसको बचाएगा? तो ट्रिप्सिन हो गया प्रोटीन का, पेप्सिन भी प्रोटीन, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन और इरेप्सिन भी प्रोटीन, ये तीन को ध्यान रखना है। यहाँ क्या क्या दिया हुआ है इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, यह गलत है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। कैरोटीन विटामिन है, कैरेटिन प्रोटीन है, टेस्टोस्टेरोन सेक्सुअल हार्मोन है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ए। देखिए पेप्सिन एक एंजाइम है जो अमाशय में निर्मित होता है। पेप्सिन प्रोटीन को अपेक्षाकृत छोटे पिप्लोराइड तथा अमीनो अम्ल में तोड़कर उन्हें पचाता है, तो पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा इसमें, सॉरी फैक्ट नहीं होगा, और ये लास्ट कोई क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन रह जाता है हमारा किससे? इस चैप्टर से। अगला है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अग्नाशय की बीटा अल्फा और बीटा कोशिकाएँ के रूप में होती है। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ अग्नाशय में उपस्थित होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। और इसी लैंगरहैंस में अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका होती है, और इसी लैंगरहैंस की अग्नाशय के लैंगरहैंस की बीटा कोशिका द्वारा ही इंसुलिन का स्राव किया जाता है। अगला इसका फैक्ट देख सकते हैं। लैंगरहैंस की जो दीपिका हैं वो अग्नाशय में स्थित होती है। इनमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा तथा एप्सिलॉन नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा कोशिका ग्लूकेगान को पचाता है, बीटा कोशिका इंसुलिन को स्रावन करता है, एमाइलिन का स्राव करती है। बीटा कोशिका इंसुलिन एवं एमाइलिन का स्राव करता है। इंसुलिन का अतिस्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है जिससे हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन न बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए, और मानव की प्रजनन एवं दृष्टि क्षमता प्रभावित होती है। तो शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी और इसके घटने के कारण प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है मीठे स्वाद का अनुभव कराने वाले स्वाद कलिकाएँ मनुष्य के जीव में कहाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के जीव में जो स्वाद कलिकाएँ हैं ये चारों अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, और इनमें से जो मीठा जो भाग होता है या मीठा जो भाग है वह अग्रभाग पर होता है। किस भाग पे? अग्रभाग पर। मैं अभी आपको पूरे जीव का स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये आपको याद इसलिए रखना है, ये बीपीएससी ने इससे पीछे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस तरह से हमारा होता है जीव, ये बहुत ही मोटा जीव हो गया, मैं इसे पतला कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से हमारा जीव होता है, ऐसे ही कर देते हैं। अरे नहीं, चलिए मुझे जीव नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि हमारा काम ये कैसे करता है। तो इस तरह से हमारा अगर जीव हम बनाते चलें इस तरह से करके, ठीक है, तो ये हमारा जीव हो गया। ठीक है, और इसी में अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं। जो इसका अगला नोक होता है यह मीठा का अनुभव कराता है। ठीक है, इसमें 4 पार्ट और होते हैं। कौन कौन से पार्ट? तो ध्यान से देखिएगा। एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, एक पार्ट यहाँ, फिर एक पार्ट यहाँ, बीच वाला में नो टेस्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो अग्रभाग है यह मीठा का होता है। कौन सा? मीठा। जीव का अगला भाग मीठा का होता है, पिछला भाग तीखा होता है, तीखा के लिए। तो अगर तीखा का जो एहसास है वो पीछे वाला भाग होता है, जबकि साइड वाला ये दोनों सेम काम करेगा। ये साइड और ये दोनों साइड है, ये साइड जो है यह खट्टा। ठीक है, खट्टा। तो याद कैसे करिएगा? मीठा आगे, मीठा पीछे, तीखा। ठीक है, और तीखा यहाँ ख से बगल में है तो ख से हुए खट्टा। ठीक है, बगल वाला। और ये हो गया नमकीन। कौन सा? नमकीन। तो इस तरह से सभी स्वाद दिखाने वाले जीव की कलिकाएँ इसी प्रकार होती है। मैं इसको और थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से आप इसको जीव अगर मान लें तो इस तरह से हमारा जीव होता है। ये इस तरह से बीच में नो टेस्ट, कोई टेस्ट नहीं। अग्रभाग में मीठा हो गया। ठीक है, पक्ष भाग में तीखा, इधर बगल में हो गया खट्टा। अब ध्यान रखिएगा इधर खट्टा हुआ तो ये भी खट्टा ही होगा। कौन सा होगा? ये भी खट्टा ही होगा। और ये दोनों खट्टा हो गया। ये कौन सा हुआ था? मीठा, तीखा, खट्टा। एक बज गया हमारा नमकीन। तो ये सभी क्षेत्र हैं जो क्या बताती हैं, ये दोनों नमकीन हो गया। ठीक है,
तो ये वो एरिया है जीभ में जो हमें स्वाद का एहसास कराती है। ठीक है, यहाँ दिया भी गया है मनुष्य के जीभ के अग्रभाग पर मीठा, पार्श्व भाग पर नमकीन, पीछे वाला पार्श्व भाग अग्र पार्श्व में नमकीन एवं खट्टे तथा पश्च भाग पर कड़वे शब्द का अनुभव कराने वाली स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। तो आपको ये नहीं याद करके मैंने जो डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम को याद कर लेना है। ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको तीसरी बार भी बना रहा हूँ। ये मीठा, तीखा, खट्टा और ये नमकीन, ये भी खट्टा ये भी नमकीन। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। हमने इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह का वन लाइनर और एनसीईआरटी प्रश्न संग्रह का प्रश्न, तो ये सभी को हमने किस चैप्टर का, इस सभी दोनों बुक से हमने इस पाचन चैप्टर को पढ़ा है। आई होप ये आपके तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर एक बार नहीं 2-3 बार ही देखें ताकि आपको याद हो सके। इस क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। आपको हम एक चीज़ और बता दें कि आप हमारे इस चैनल पे बीपीएससी की पूरी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस पर हिस्ट्री की क्लासेज भी कराई हुई है और साइंस की अभी करवा ही रहे हैं, हिस्ट्री के करवा चुके हैं, बिहार स्पेशल की क्लासेज ऑलरेडी करवाई हुई हैं, आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो हिस्ट्री के लिए देखिए, बीपीएससी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो 4 ही पार्ट होता है बीपीएससी के लिए। कौन कौन सा? हिस्ट्री, पहला हो गया हिस्ट्री, दूसरा हो गया बिहार स्पेशल, तीसरा हो गया साइंस और चौथा हो गया करंट। ये 4 पार्ट आपको इतना कंठस्थ हो गया तो समझिए कि आपका बीपीएससी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 100+ क्वेश्चन इसी 4 सेक्शन से होता है। पॉलिटी आपको पढ़ना है, मैं ये नहीं पढ़ना, लेकिन उतना नहीं पढ़ना है जितना आता है। बस मेन टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर लगा लेना है, पढ़ लेना है। उसका ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है। आपको इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में क्या करना है कि बिहार का बजट और भारत का बजट, इकोनॉमिक सर्वे दोनों का पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके साथ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जनगणना, ये सभी टॉपिक कंप्लीट कर लेना, आपका बीपीएससी कोई नहीं रुकेगा। मैंने भी यही किया था और मैं भी अभी ये मैं जॉब में हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।